जानकारी हम आपको बता दें। लेकिन इन सब के साथ बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि सौरभ भारद्वाज जो सुबह के वक्त में थोड़े आगे चल रहे थे वो अभी पीछे हो गए हैं। और इन सब के साथ साथ आपको बताया कि बादली से कांग्रेस, यही नहीं कि एकमात्र यही सीट है जहां पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है शुरुआत से ही। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे अपने राजनीतिक विश्लेषकों का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक है, वो जुड़ चुके हैं। और अग्निहोत्री जी तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी चर्चा में लगातार अपनी बातों को वो रख रहे हैं। शैलेंद्र जी आपके पास हम आते हुए अब अगर हम लगातार जो है बीजेपी के जीत के फैक्टर के बारे में तो बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार क्या नैरेटिव उन्होंने सेट किया, आम आदमी पार्टी कहां घिर गई। लेकिन समझना चाहेंगे आम आदमी पार्टी घिर कैसे गई जब इतने अच्छे चुनावी मोड में वो चल रहे थे। शुरुआती दौर में लग रहा था कि चुनाव वो जीत जाएंगे, एग्जिट पोल में थोड़ी बहुत कम ज्यादा यानी कि कांटे की टक्कर। लेकिन अब की स्थिति अगर हम देखें तो बीजेपी साफ तौर से आगे। देखिए ऐसा है, धन्यवाद पहले तो आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि क्या वो कारण है जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है, तो मैं आपका ध्यान पूर्व में आकर्षित करने का प्रयास करता हूं। जब आम आदमी पार्टी का गठन होता है नवंबर 2012 में, गठन के बाद पहले चुनाव से लेके लगातार वो सत्ता में रहते हैं, 10 वर्ष का समय उनका निकल जाता है। और जो गठन था उसका जो आधार क्या था, वो CCC कॉन्सेप्ट पे था। वो क्या था? करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और करेक्टर वाले लोगों के साथ जो है सरकार का ये फॉर्मेशन करेंगे। अब ये तीनों जो बड़े इनकी जो यूएसपी क्लेम की जाती थी, इन तीनों पर ही इनके ऊपर एलिगेशंस आए। एलिगेशंस करप्शंस पे भी आए, एलिगेशन आपके जो क्रिमिनल केसेस पे भी आए, एलिगेशंस आपके जो करेक्टर पे भी आए। और कहीं न कहीं एक 10 वर्ष का जो वक्त होता है वो एक लंबा वक्त होता है। आप देखिए, आपको एक चांस मिलता है 5 साल के लिए, और जो आप प्रॉमिसिंग करते हैं, प्रॉमिसिंग करने के बाद अगर उसकी डिलीवरी इंश्योर नहीं होती है तो जनता आज जो है काफ़ी जागरूक है तुलनात्मक पहले समय के। पहले क्या होता था कि परिवार में जो वोटिंग का पैटर्न होता था, परिवार का मुखिया जहां कहता था बाकी के सदस्य वहीं पे वोट करते थे। लेकिन आज परिवार के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोगों की राय जो है आपको अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा युवा है वो ये देखता है किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किन चीज़ों को प्रमुखता से जगह दी है वर्सेस जो प्रॉमिसिंग थी उसकी डिलीवरी क्या है। उदाहरण के तौर पे मैं लास्ट मैनिफेस्टो का जिक्र करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी का। इन्होंने प्रॉमिसिंग किया था, इनका था कि बड़ा क्लेम था कि हम जो एजुकेशन और हेल्थ पे हमारा जो है ना बहुत ही ट्रिमेंडस हमने काम किया हुआ है। अब मैं एजुकेशन की बात कर लेता हूँ। इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 500 नए स्कूलों की स्थापना करेंगे। तो अब ये समय आ गया है कि 500 में से आपने कितने बनाए। क्लासरूम बनाना एक अलग विषय है, 500 में से कितने स्कूल्स बनाए। और एजुकेशन को मैं और एलाबोरेट करता हूँ। हम आप सब जो है मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और ये सब इस बात पर सहमत होंगे कि किसी भी अच्छे शिक्षण संस्थान के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो वहाँ की फैकल्टी है। टीचर अगर अच्छा होगा तो पेड़ के नीचे भी अगर बच्चे को पढ़ाएगा तो बच्चा जो है मतलब अच्छी तालीम लेके और एक अच्छा भविष्य जो है सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जो है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये ऑफिशियल डेटा है कि दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में जो साइंस टीचर हैं उनकी आपको फुलफिलमेंट नहीं दिखाई दे रही है। कॉलेजेज में प्रिंसिपल की स्कूल्स में प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है। तो अगर अब प्राइमरी जो अपरिहार्य आवश्यकता है शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, अगर आप फैकल्टी जो है नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं तो आप गुणवत्ता कैसे सुधरेगी। और आगे मैं बढ़ता हूँ, पिछले दिनों जो है जो रिजल्ट्स होता है ना शिक्षा में, वो बोर्ड 2 होते हैं, 10वीं और 12वीं में। तो शिक्षा में 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट्स था बराबर डिक्लाइन की तरफ था। और उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग मैं आपको बता दूं, सरकारी स्कूलों में सामान्यतः क्या होता है, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो गरीब जो है परिवार के लोग होते हैं। 9वीं और 11वीं में लगातार जो बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनको ये धकेल रहे हैं करस्पॉन्डेंस सिस्टम की तरफ जो है। तो जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनमें स्कूल जाने की जो प्रवृत्ति तुलनात्मक अन्य परिवारों के, क्योंकि उनका सेंस थोड़ा पुअर है, माहौल उस तरह का नहीं है, वो पहले ही स्कूलों का तरफ रुख नहीं करना चाह रहे हैं। आप करस्पॉन्डेंस में और उनको डाल के क्या दिखाना चाह रहे हैं? यानी ये आप कह रहे हैं कि जो प्रायोरिटी के तौर पर वो लेके चल रहे थे कि हम सरकार में आएंगे, सबसे हमारी प्रायोरिटी में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ रहेगा, और इसी बेस पे देखिए तो पंजाब जीत जाते हैं और दिल्ली में वही चुनाव हारने की कगार पे आ जाते हैं। तो यही लग रहा है कि प्रायोरिटी में रखा हुआ मुद्दा जो है इस बार बदल जाना चाहिए था। नहीं,
बात जब एक पर्याप्त समय मिलने के बाद जो है आपका असेसमेंट होगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं। और जो आप ये क्लेम करते थे नहीं जी हमें मुद्दों से भटकाने का प्रयास होता है, अरे आप 10 वर्ष आपने शासन किया है ना, आपको ये बताना पड़ेगा कि 500 का प्रॉमिस कितने नए स्कूल आपने एस्टेब्लिश किए, नंबर 1। अब दूसरा जो हेल्थ की बात मैं कर लेता हूँ। जो हेल्थ में सबको ये पता है कि पूरे भारतवर्ष में एक आयुष्मान भारत जो योजना है, अगर आप कन्वेंशनल पॉलिटिकल फोर्सेस की तरह अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने दरवाजे खोलने चाहिए थे। अगर मान लीजिए आज लाभार्थी जो इनकी स्कीम है स्टेट की, उससे अगर मानता हूं मैं एक्स फिगर है, तो उस योजना के लिए भी अगर आप दरवाजा खोलते तो एक्स प्लस मतलब होता, उससे उससे कुछ भलाई होता ना, बुरा तो नहीं होता। आपने उसका दरवाजा बंद करके ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि नहीं हमें विशुद्ध राजनीति करनी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आज क्या है कि आज मतदाता उतना वोकल नहीं है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो आप कह रहे हैं लगातार जो आपका पैटर्न है वो क्या है, जो आप कह रहे हैं उसकी तुलना में आपकी प्रॉमिसिंग क्या है, प्रॉमिसिंग के वर्सेस आपकी डिलीवरी क्या है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जो इनकी जो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश थी, यूएसपी कि नहीं हम बहुत ही एक ईमानदार छवि के नेता हैं। और सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ, जब ये शराब घोटाले में जब ये जेल गए, जेल जाने के बाद इन्होंने एक लंबा समय जेल के अंदर गुजारा। इन्होंने क्या कहा कि हमें जो है चूंकि मैं जेल के अंदर हूं इसलिए सरकार जो काम नहीं कर पा रही है। तो जेल से बाहर आने के बाद जो इन्होंने फैसला लिया कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, तो यदि उनमें जरा भी सेंसिटिविटी होती तो वो फैसला बहुत पहले क्यों नहीं लिया? जो ऐसा क्या हो गया? और फिर इन्होंने वो क्या मतलब हम तो इसे तुरुप का इक्का मान चल रहे थे कि आतिशी को उन्होंने सीएम बना दिया। हम तो कह रहे थे कि एक तुरुप का इक्का डाला है कि एक महिलाओं का वोट बैंक जो है वो तो साथ में आएगा ही, इसके साथ साथ देखिए हमारी ही चीज हमारे इसमें रह जाएगी और लोगों को लगेगा कि वाकई एक तरह से जेल से आने के बाद उनको लगा कि अब हमें जो है इस हिसाब से करना चाहिए कि मुझे अब रिजाइन करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बड़ा गेम कर गए। आप इसको गेम कहते होंगे, मैं तो ये कहूंगा कि आ बैल मुझे मार वाली उन्होंने कहावत कर ली, या फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। पहले तो आप जब जेल जाते हैं तो आप सत्ता छोड़ते नहीं है, और जब आप किसी व्यक्ति को बिठाते भी हैं तो आपने उसको रबर स्टैंप बना दिया। एक कुर्सी अलग पड़ती है, आपने देखा होगा। पहली बार मैंने अपने पत्रकारिता करियर में देखा कि मुख्यमंत्री को जिसको चुना जाता है वो अलग से एक कुर्सी डालता है और कहते हैं कि ये भरत की कुर्सी है, राम की कुर्सी जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक अपडेट है कि मिल्कीपुर से बीजेपी 23,000 मतों के साथ जो है वो आगे चल रही है और ये बड़ी खबर है, यानी कि चंद्रभानु पासवान जो है प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से उतरे थे वो आगे चल रहे हैं। तो एक कहें सीधे तौर पर कि बड़ा बदला जो है वो लिया गया है, अपनी नाक और साख को बचाने का काम यहां पर बीजेपी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनके हाथों में ये था कि देखिए किस तरह से अयोध्या आप हारे थे, उसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर हो गया था कि आपने राम मंदिर बना लिया, आपने वहां की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन देखिए वहां की जनता स्टिल आपके साथ नहीं है क्योंकि आपने जनता के साथ वहां पर जो है अच्छा कार्य नहीं किया है, भेदभाव किया है और इसी का नतीजा था। लेकिन ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है, हम अरविंद केजरीवाल पर आएंगे लेकिन उससे पहले हम मिल्कीपुर में भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। ये जो मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है जीतते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी, इसे किस तरह से लिया जाएगा? एक तरह से बदला? ये बदला तो नहीं कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ये 2007 बहुत हमलावर थे ना विपक्ष उस समय में, अखिलेश यादव से। उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। 2027 के चुनाव से पहले ये यूपी में आज के समय एक इकलौता विधानसभा का उपचुनाव है। पहले जब चुनाव हुआ उसमें 8 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 पर समाजवादी पार्टी रह गई। मिल्कीपुर का एक जो उपचुनाव था वो उस समय टाल दिया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी उत्तर प्रदेश में। तब ये कहा गया था कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ सवाल उठा था योगी सरकार के ऊपर भी। ये जो चुनाव था, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए प्रतिष्ठा का चिन्ह था। राम मंदिर में, जब अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हुई थी और उसके बाद अयोध्या से चुनाव हार जाना, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन, सब लोगों ने यही कहा था कि ये जब राम के नहीं हुए इसलिए भगवान राम ने इनको सजा दे दी। अब उस सजा के बाद आज ये कहा जाएगा कि भगवान राम का इनको आशीर्वाद था, इसलिए अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट जीत रहे हैं। अगर हार जाते तो निश्चित रूप से एक सवाल फिर बहुत बड़ा उठ करके आता। अखिलेश यादव ने अक्सर उपचुनाव में हम देखते हैं ना, जिसकी सरकार है उपचुनाव तो वही जीतते हैं। लगभग ये नैरेटिव लोगों का है कि जिनकी सरकार होती है, उसमें कारण भी है कि जब पता है जनता को कि आज अभी करीब 3 साल का समय बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास में यूपी में, और उसमें काम
क्षेत्र में अगर कोई कराएगा वो विधायक बेहतर तरीके से करा सकता है जो सत्ताधारी दल का है। तो लोग भी सोचते हैं कि निश्चित रूप से हम जिसके साथ जाएं वो हमारे क्षेत्र में काम करा सके तो बेहतर होगा, और यही कारण है कि उपचुनाव जब भी होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी ही लगभग जीतती है। अच्छा, इस बीच में उमर अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है। शैलेंद्र जी, आपसे हम समझें, क्योंकि देखिए जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बीजेपी बहुमत की तरफ आगे बढ़ते हुए अभी रुझानों के हिसाब से अभी नतीजों में तब्दील नहीं, 42 सीटों पर आगे है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है और लड़ो, यानी बहुत बड़ा एक संदेश कि महागठबंधन में आप बन तो गए लेकिन एक दूसरे के साथ लड़ते दिख रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने ये कह दिया कि हमें अरविंद केजरीवाल का साथ देना चाहिए, लेकिन वहीं कांग्रेस देखिए छिटक गई। अलग से चुनाव 70 सीटों पर अपने जो है उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा। देखिए, अगर ये मैं विश्लेषण करना चाहूँ तो उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा बचकाना स्टेटमेंट है। जो तमाम ऐसे राज्यों के उदाहरण है जहाँ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है वहाँ बुरी तरह हारे हैं, जो है इसमें कोई दम ही नहीं है। दूसरा, कांग्रेस का अगर स्ट्रैटेजिकली देखूं तो जो जीरो खाता था अभी एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, वोट परसेंट बढ़ रहा है। दूसरा, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने डेंट पंजाब में दिया है। प्रबल संभावना इस बात की थी कि पंजाब में इनकी सरकार की पुनरावृत्ति हो रही थी, वहां आम आदमी पार्टी ने इनकी सरकार छीन ली। तो कांग्रेस ने पहली बार मैं कहूंगा जीवन में एक अच्छा स्टैंड लिया जो है। और कांग्रेस को अगर जो है रीजनल फोर्सेस के पिछलग्गू बन के रहना है, आपको एग्जांपल देता हूं, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, आप पिछलग्गू बने आपकी हालत क्या है, बिहार पिछलग्गू बने आपकी हालत क्या है, तमिलनाडु पिछलग्गू बने आपकी हालत क्या है। और जिन राज्यों में आप पिछलग्गू न बन के अपना एक स्टेक मतलब क्लेम करने का प्रयास करते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, तो वहां आपने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त। हरियाणा भी एग्जैक्टली पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपको नेशनल एरिना में अपनी स्टैब्लिशमेंट, अपनी प्रेजेंस को इफेक्टिवली शो करना है तो आपको जो है हमेशा इन दलों के पीछे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपनी पॉलिसीज, अपनी जो है जो नीतियां हैं उनको सामने, जनता के सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि तमाम ऐसे प्रदेश हैं जैसे आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, कर्नाटका हो गया, जहां आप बीजेपी के साथ लड़ते हैं और वहां आप सरकार भी बनाते हैं। जो है तो आप क्यों आपको पीछे रहना है। जो मैं कांग्रेस के एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो जो भी रणनीतिकार ये सुझाव देते हैं कांग्रेस को भविष्य में कभी भी कि आप जो राजनीतिक दल, इनके क्षेत्रीय दलों के पीछे रहिए, आप समझिए सोसाइटल। खुद देखिए ना, उमर अब्दुल्ला ने क्या किया है। जब आपको के मंत्री बनाने की जरूरत पड़ी तो आपने कह दिया कि कांग्रेस के साथ तो मतलब उनका हम मंत्री नहीं बनाएंगे, या शायद एक मंत्री पद दे रहे थे उस वक्त, तो खुद ही कांग्रेस पीछे हट गई। तो एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने कहा उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो, ये लोग क्या है, राजनीति जो क्षेत्रीय दल हैं ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। जब इनके पास नंबर फेवर में होता है तो क्या ये बहुत ही अनरीजनेबल बार्गेन करते हैं। जो और वही विभिन्न विभिन्न राज्यों में आपको दिखाई दे रहा है। जो आपको ये स्टैंड ये लेना पड़ेगा, वहाँ की लोकल यूनिट जो आपका वहाँ कार्यकर्ता पूरे कार्यकाल जो क्षेत्र में जाता है, आपके पार्टी का सिंबल, आपकी पार्टी का जो है नीतियां लेके जाता है, घर घर जो है आपके कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करता है, वो किस मुंह से कहना, अचानक अगर कोई फैसला लेते हैं किस मुंह से डिफेंड करेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने जो इतनी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है देश के अंदर, अगर आपको रिवाइवल करना है, आपको एक अच्छे विपक्षी भूमिका निभानी है, तो आपको अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपना नेतृत्व ये सब दिखाना पड़ेगा। लोग तभी आपके ऊपर भरोसा करेंगे, अन्यथा जो है बहुत मुश्किल होगा। और नहीं, वाकई सवाल भी उठने लग गए थे ना कि देखिए आप इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसके बाद आप रीजनल पार्टीज के पीछे आ गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म होती जा रही है। और लग रहा है कि अब दिल्ली इस विधानसभा चुनाव से कहीं ना कहीं वापस से जो है कांग्रेस जो है वो खड़ी हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं वोट शेयर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। आपके पास आएंगे 1 by 1 कम से कम 5 ऐसे फैक्टर्स बताइएगा जिसमें आम आदमी पार्टी किन कारणों की वजह से जो है वो पीछे रह गई। अभी द्विवेदी जी ने बताया था 3। आपको लगेगा कि इनमें से कोई फैक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है तो उस पर आप जरूर रोकिएगा। अभी द्विवेदी जी ने 3 तो आपको फैक्टर पहले ही गिना दिए थे। उन्होंने शिक्षा की बात की, जिसमें आप कोई भी बड़ा मील का पत्थर साबित नहीं कर पाए। स्वास्थ्य की बात की, दिल्ली सरकार ने भले ही महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत कर दी थी, लेकिन स्थिति ये हुई कि सड़कों पर हिचकोले खाते हुए जब बसें निकलती थी तो दिक्कत होती थी। तीसरा, जो दिल्ली में करप्शन का मामला था, मुख्यमंत्री आपके जेल के अंदर, आपके शिक्षा मंत्री जेल के अंदर, आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर, ठीक है, आपके राज्यसभा जेल के अंदर। चौथा, आपने वादा किया था कि हम आपको महिलाओं को कई योजनाओं का लाभ देंगे। आपने 2100 रुपए देने की इस बार बात तो की, लेकिन तुरंत जैसे ही आपने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, आपके पर सवाल आ गया कि आपने पंजाब में भी वादा किया था। 2 साल हो गए और 2 साल में आपने 1 भी रुपया नहीं दिया। जब 3 साल हो गए, अब आपने कहा कि नहीं अभी तो 3 ही हुए हैं, 2 साल बाकी हैं, हम आगे दे देंगे। तो जनता ये नहीं देखती, आदमी देखता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। चौथा, पूरे तीसरे कार्यकाल में केजरीवाल जी ने अपनी योजनाओं को भूलकर
केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप की ही राजनीति की। अगर अपनी योजनाओं को बोले तो फिर नितिन गडकरी ने ये क्यों कहा कि कोई भी हम सरकार में अगर आते हैं तो हम उन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, वो स्कीमें जो है चलती रहेंगी। यानी कि योजनाओं का लाभ मिल रहा था ना, उनको भी लग रहा था कि वाकई योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। बिल्कुल सही बात है, योजनाएं हैं। अगर देखी जाए जो उन्होंने मुफ्त में बिजली की बात कही थी और बिजली लोगों को मिली भी, कई लोगों को उसका फायदा हुआ, पानी भी मुफ्त में मिल ही रहा था। तो जहां जो अच्छी चीजें थी, बीजेपी को पता था कि अगर हम उन योजनाओं को बंद करने की बात कहेंगे तो हम लोगों के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पाएंगे। लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में गए, 10 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और 1678 लगभग 1678 फ्लैट्स की चाबी झुग्गी झोपड़ी वालों को देते हैं शहरी आवास योजना के अंतर्गत। और वे लोगों से यह भी कहते हैं कि हम आगे भी आपको मकान देंगे, आपको छत देंगे। लगभग 45 लाख पूर्वांचल का मतदाता आपके दिल्ली में रह रहा है, जो एक बड़ा फैक्टर बनता है, वोट बैंक के रूप में यहां पर उभरता है। लेकिन वो रह कहां रहा है? वो सभी वो लोग हैं जो माइग्रेट होकर के पूर्वांचल से आए हैं और दिल्ली में बस गए, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद में वो लोग अपना किसी तरीके से गुजारा करते हैं। छत सबको चाहिए। पूर्वांचलियों का फैक्टर भी यहाँ पर नेगेटिव चला गया है आम आदमी पार्टी के।